दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द खबरी वाला पे। और मैं सिद्धार्थ शुक्ला एक और वीडियो लेके आप सभी के सामने आ चुका हूँ। तो यार अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल वाला बटन नीचे है ना, उसको दबा दो। और अगर नहीं अभी भी डाउट है, पहली बार आए हो चैनल पे आप, तो पहले वीडियो देख लो और अगर आपको लगे कि हाँ कुछ क्वालिटी मिल रही है तो कर देना। हो सकता है कि आज आप एक छोटे चैनल को सब्सक्राइब करो और कल जाके आप एक जाने अनजाने में एक बहुत बड़े चेंज का हिस्सा बन जाओ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि हम इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी जो एक ऐसा पैमाना है जिसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज़ की जितनी भी मीडिया है वहाँ की, उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस देश की, उसको आंका जाता है उनके परफॉर्मेंस से। उसमें इंडिया को 142 यानी 142वां रैंक मिला है 180 देशों की लिस्ट में। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ कोरिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो आखिरी नंबर पे है। तो बस सबसे लास्ट पे नॉर्थ कोरिया की बराबरी करने में सिर्फ और सिर्फ 37 यानी 37 रैंक का और डिफरेंस रह गया है। तो बात ऐसी है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स हैं, जिसमें एक पिलर यानी स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, उसकी रैंक तो पूरी दुनिया में 142वें नंबर पे है, 142 रैंक पे है। तो ऐसा है क्यों? तो रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स यानी RSF नाम की एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हर साल लगातार बैक टू बैक मीडिया की जो भी स्वतंत्रता है अलग अलग कंट्रीज़ में, उसके ऊपर एक डाटा रिलीज कर रही है। हर साल वो निकालती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मीडिया के ऊपर कितना प्रेशर दिया जा रहा है, कहाँ पर मीडिया सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो उस मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको गिरा रही हैं उस देश में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस कंट्री के अंदर। तो अब बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या दिए RSF के कि इंडिया 142 रैंक पे क्यों है। तो RSF ने बोला है कि 2018 में 6 जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था इंडिया के अंदर, 6 जर्नलिस्ट का, लेकिन 2019 में एक भी जर्नलिस्ट का मर्डर नहीं हुआ। तो ये सिक्योरिटी के मामले में तो इंडिया, जो मीडिया सिक्योरिटी है उसके मामले में तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। मगर तो भी आप सोचोगे कि यार 2019 में तो ये इंडिया की रैंक थी ओवरऑल 140 पे, अब 142 पे आ चुकी है, हम 2 रैंक और गिर चुके हैं, तो क्यों गिरे हैं? तो इसलिए RSF ने ये क्लियरफाई किया है कि सिक्योरिटी तो इम्प्रूव हुई है, मगर इस रैंकिंग का जिम्मेदार उन्होंने मेनली 4 टाइप के फैक्टर्स को दिया कि कांस्टेंट प्रेस फ्रीडम वायोलेशन हुई है सबसे पहले देश में, उसके बाद पुलिस वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा वायलेंस की है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट को मारा पीटा गया है, कई जगहों पे देखा जाता है कि उन्हें रोका जाता है हर जगह पे पुलिस द्वारा, उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं मिलती है अगर उस चीज़ को कवर कर रहे हैं तो। तीसरा उन्होंने बताया कि जो एब्यूजेस बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लोग हैं, उन्होंने भी, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी हमले किए हैं। और उन्होंने जो चौथा और आखिरी रीजन बताया, उन्होंने बोला है कि रिप्रेजल इंस्टिगेशन बाय क्रिमिनल ग्रुप्स एंड करप्ट लोकल ऑफिशियल्स। तो बदले की कार्रवाई की गई है कुछ ऐसे क्रिमिनल्स के द्वारा, जो क्रिमिनल ग्रुप हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑफिशियल्स जिनके खिलाफ रिपोर्टिंग की गई है। तो अब इन 4 पॉइंट के अलावा और उन लोगों ने क्या क्या बोला, तो जो उन्होंने जो लिस्ट जारी की है, जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इंडिया में उन्होंने रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से इंडिया को ये रैंकिंग मिली है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये उन्होंने पूरा डेटा बता करके लिखा है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में जर्नलिज्म इतना गिर चुका है और जिसकी वजह से ये रैंकिंग मिली है इंडिया को। तो जो मेन रीजंस हैं जो हाईलाइट किया गया है, जिसकी वजह से जिम्मेदार ठहराया गया है इंडिया को इस रैंकिंग पे इतनी खराब परफॉर्मेंस के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बोला गया कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसमें पत्रकारों को बहुत ज़्यादा पैरवी करनी पड़ रही है गवर्नमेंट की, और जो उनका एजेंडा है, हिंदुत्ववादी एजेंडा है, उसकी तरफ झुके रहना पड़ रहा है। और बहुत सारी ऐसी खबरें दिखानी पड़ रही हैं जो सच में एक ऐसे एजेंडा को जन्म दे रही है जो सच में हिंदूवादी एजेंडा लग रहा है, और ऐसा पूरी तरीके से लग रहा है कि वो भी एक हिंदुत्व का प्रचार कर रही है ये मीडिया। उसी के बाद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं, उनकी जो बुराई करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके खिलाफ जो बोलने का साहस रखते हैं, और जो चीज़ें जो ये हिंदुत्ववादी एजेंडा लेकर के जो कुछ लोग चल रहे हैं, जो IT सेल है और अलग अलग लोग हैं जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनको अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है, उन्हें जब वो बातें पसंद नहीं आती हैं तो एक कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन चलाया जाता है उन पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिसको हम समन्वित घृणा अभियान कह सकते हैं हिंदी में।
तो एक ऐसा अभियान चलाया जाता है दोस्तों, जिससे कि जो भी लिख रहा है, आपको पता है कि हर चीज़ की बुराई करना भी ज़रूरी है, एक बर्ड आई व्यू से उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को क्रिटिकल थिंकिंग करना एक जर्नलिस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्तव्य है उसका। मगर जो ये करते हैं और जिसको भी पसंद नहीं आ रहा है, वो उसके खिलाफ पूरा कैंपेन चला रहा है, हेट कैंपेन चला रहा है, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ। और जब ये चीज़ कोई महिला पत्रकार कर रही है स्पेशली, तो उसके खिलाफ जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, इतना गंदा और गिरा हुए स्तर का है कि वो बताना भी जायज़ नहीं है, मेरे को ये लगता है। और यही नहीं दोस्तों, हम इतने ज़्यादा इस चीज़ के सिस्टम के आदी बन गए हैं कि कई जर्नलिस्ट पे राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है अगर वो कोई ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, अगर वो कोई ऐसा सच सामने लेके आते हैं। हम इतना ज़्यादा अपने दिमाग को हमारे इतना कम कर दिया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कि हम उसको सोचते हैं वो सच हो रहा है जो भी हो रहा है। आप ये याद रखना, क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है। अगर वो चीज़ का एक पहलू हम देख रहे हैं, तो अगर दूसरा पहलू कोई नहीं दिखाने वाला है, इसका मतलब हम गलत हाथों में जा रहे हैं। और ये दूसरा पहलू भी जर्नलिस्ट ही दिखाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जर्नलिस्ट आपके सामने टीवी पे आके बस एक चीज़, एक नाम जप रहा है, वो सच दिखा रहा हो आपको, पूरा सच। इसलिए हमें वो हिस्सा भी देखना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस रैंकिंग का जिम्मेदार क्यों है इंडिया, क्यों है हमारा ही मीडिया इस रैंकिंग का जिम्मेदार है एक तरीके से। और हमारी गवर्नमेंट और अलग अलग संस्थाएं जो मीडिया को दबाना चाहती हैं ताकि उनकी चीज़ें बाहर ना आ पाएँ जनता में, और जनता उस चीज़ को लेकर के एकजुट होकर के उनसे सवाल ना पूछ पाए। इसकी वजह से हम आज 142 रैंक पे हैं, 142वें नंबर पे 180 देशों की लिस्ट में। एक डेटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 142वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान, हमेशा आधे से ज़्यादा तो मैं जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी खोलता हूँ तो पाकिस्तान की खबरें किसी ना किसी चैनल पे आ रही होती हैं। उन्हें हमारे देश से ज़्यादा चिंता तो पाकिस्तान की होती है। जो उनका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है पाकिस्तान का, वो है 145 यानी 145। बांग्लादेश 151। चाइना, जिस पे हम बोलते हैं वहाँ सी जिनपिंग की राज चलता है, उसे कंट्रोल करके बैठा रहता है, वो और हालत ख़राब है उनकी, वो 177 यानी 177 रैंक पे है। और नंबर 1 रैंकिंग पे है नॉर्वे। और ऐसी बहुत सारी तमाम जो देश हैं, हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो टॉप 10 और 20 में हैं। तो आपको अगर जानना है कि क्या ऐसा है कि नॉर्वे जैसे कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट हैं वो कैसे मीडिया को सपोर्ट करती हैं और वहाँ के लोग कैसे मीडिया फ्रीडम को बढ़ावा देते हैं और एक ज़रूरी हिस्सा समझते हैं वहाँ की डेमोक्रेसी में वहाँ के लोग, और मीडिया इतना ऊपर कैसे पहुँच गया है उस देश में, इसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट में नीचे बता देना कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं, और अगर कमेंट अच्छे खासे आएंगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो नंबर 1 रैंक पे तो नॉर्वे है। प्लस जो एक और डेटा है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि 2013 और 14 में जो यूपीए गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी वाली, तब हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था वो 140वें नंबर पे था। और उसके ऐसे तो 2014 के बाद वो धीरे धीरे उसकी इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन फिर से 2019 में वो वापस से 148 रैंक पे आ गया, 140वें नंबर पे ही। और इस साल और भी बुरी स्थिति में आ गया है, यानी 142वें नंबर पे। जुडिशरी की हो, चाहे एग्जीक्यूटिव की हो, फिर चाहे लेजिस्लेचर की हो, उन तीनों की निगरानी करना मीडिया का काम है। और उसमें भी अगर हम धर्म की राजनीति घोल देंगे, धर्म ही धर्म कर देंगे चाहे, तो वो पत्रकारिता नहीं हिंदूकारिता बन जाएगी। तो इसलिए अब 72 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज़ादी को, और भारत विश्व गुरु बनाना है हमें भारत को। ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सबको मिल करके साथ आना पड़ेगा, मीडिया के साथ आना पड़ेगा, जर्नलिस्ट के साथ आना पड़ेगा। जहां पर उनको उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है वहां पे हम सबको साथ में मिल के खड़ा होना पड़ेगा, और खुद गवर्नमेंट को भी हमें सवाल करना पड़ेगा। अगर मीडिया नहीं कर रही है वो, तो हमें और आपको मिल करके सवाल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हाँ ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है। और तब उन्हीं बीच में से कुछ ऐसे लोग निकल के आएंगे जो सच में जर्नलिज्म को एक अलग ऊंचाइयों पे भारत के ले जाएंगे। और एक दिन शायद हम भी नॉर्वे की बराबरी ज़रूर करेंगे, आज नहीं, आज से 10-20 साल बाद ज़रूर। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मीडिया और उसमें काम करने वाले जर्नलिस्ट एक ब्रिज की तरह होते हैं, एक पुल की तरह होते हैं। जो पुल का एक छोर तो सरकार होता है और एक तरफ आम जनता होती है। क्योंकि आम जनता तो उन सरकार को 5 साल के लिए चुन लेती है, मगर 5 साल तक सवाल कौन करेगा, किसके थ्रू यहाँ की बातें यहाँ पर पहुँचेंगी, वो होता है मीडिया। और अगर नहीं पहुँच रही हैं आपकी बातें,
अगर आप घर में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ वो जो डिबेट्स हो रहे हैं हिंदू मुसलमान वाले या अलग अलग चीज़ों की, जिसकी वजह से ये रैंकिंग दी गई है हमें, और उस मीडिया पर्सनैलिटीज़ को दबाया जा रहा है, उन न्यूज़ को दबाया जा रहा है, और आप उस चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप जैसे टीवी खोल रहे हो और आपके सामने जो खबरें आ जा रही हैं आप वही देख करके अगर खुश हो, तो आप अपने साथ गलत नहीं कर रहे हो, अपने आने वाली जनरेशन के साथ गलत कर रहे हो, अपने देश के साथ गलत कर रहे हो। आपको एक बात याद रखना होगा, इलेक्शन हर 5 साल बाद आएंगे। ये सब जितने नेता लोग हैं ना, बड़े बड़े नेतागिरी करने वाले, 5 साल बाद अभी हैं, कल को चले जाएंगे, हर 5 साल में बदल जाएंगे। कोई 10 साल रहेगा, कोई 15 साल रहेगा, चला जाएगा, मगर देश हमेशा रहेगा। हम भी और आप भी चले जाएंगे, मगर हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो रहेंगी, और वो हमारे ऊपर कोसेंगी कि क्या दिया है हमने उन्हें। ये हमारे और आपके ऊपर। और इसलिए खबरीवाला की तरफ से हमने, हमारी टीम ने सोचा है कि जर्नलिज्म के एथिक्स और कैसे हम पता करें कि ये खबर सच में दिखनी चाहिए या ये खबर हमें देखनी चाहिए, और ये अगर खबर है तो कितनी सत्यता है इस खबर में, कितना ये फेक है, कितना ये सच है, क्या ये आदमी हमें हमारे टीवी के में बैठ करके हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा है। ये सब चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, और इसलिए हम जल्दी ही और भी वीडियोस लाने वाले हैं जो ये सारी चीज़ों पे अलग अलग एक एक करके छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी जो बात करेंगी और आपको सिखाएंगी कि मीडिया एथिक्स क्या होता है और हमें कैसे जानना है कि ये चीज़ें सही हैं और ये गलत। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अब अगर अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और फेसबुक और अलग अलग जगह पर लोगों ने डिमांड किया है कि जो हम पॉडकास्ट लाते हैं, जो हमारी सीरीज चलती आ रही है, जो यहाँ पे लाते हैं, उनको अलग अलग डायरेक्टरीज पे, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और अलग अलग जगह पे उनको लॉन्च किया जाए। आईट्यून्स पे भी कई लोगों ने बोला है। तो हम जल्दी ही हमारे जो पॉडकास्ट होंगे उन्हें भी अलग अलग डायरेक्टरीज पे लॉन्च करने वाले हैं। हम आपको बता देंगे, हमसे कनेक्ट रहा करिए। जो हमारे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का जो लिंक हमने ऊपर दिया था और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, उस पर जाइए, क्लिक करिए। और अगर पूरी रिपोर्ट पढ़नी है जो RSF वाली है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं अभी, वो भी आप जाइए, पढ़िए और एजुकेटेड रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आप सबसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।